हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मजे में। चलिए, जैसा आप लोग को पता है, हम लोग पढ़ रहे थे डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी। और फार्माकोलॉजी हमने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट कर दिया था, जिसका हमने 3 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इसका अगला पार्ट। और आज के लेक्चर में कौन कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं, पहले वो देख लीजिएगा। आज के लेक्चर में दोस्तों हमको पढ़ना है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के बारे में। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम 2 चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। पहला हमारा जो होगा एस्ट्रोजन, दूसरा हमारा जो होगा प्रोजेस्टेरॉन। बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन के बारे में। देखिए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हमको पढ़ना है। सबसे पहले देखिएगा एस्ट्रोजन क्या होता है। एस्ट्रोजन दोस्तों हम सबको पता है एक हार्मोन है जो कि फीमेल में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। देखिए, मेल में भी पाया जाता है, फीमेल में भी पाया जाता है। लेकिन ये जो हार्मोन होता है एस्ट्रोजन एक प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों जो हार्मोन होते हैं फीमेल में बहुत अधिक पाए जाते हैं। जबकि एक हार्मोन और होता है, उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरॉन, जो कि वो मेल में बहुत अधिक पाया जाता है। देखिए, एस्ट्रोजन एक स्टेरॉयडल हार्मोन्स होता है। स्टेरॉयडल क्या होता है? स्टेरॉयडल ये वह होता है जो क्या होता है, ये कहने का मतलब ये है जिसमें ओपियाइड की मात्रा होती है। ओपियाइड की मात्रा आप सबको पता ही होगा। ओपियाइड मतलब पॉपी प्लांट से मिलने वाला एक केमिकल होता है, तो उसे हम स्टेरॉइड कहते हैं। तो कहने का मतलब है एस्ट्रोजन जो होता है एक स्टेरॉयडल हार्मोन्स होता है, जो मुख्य रूप से ओवरी द्वारा स्रावित होता है। ओवरी जो अंडाशय होते हैं फीमेल के, उनके द्वारा क्या होता है, स्रावित होता है। यह हार्मोन जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए, उसकी फंक्शन के लिए क्या होता है, अत्यंत आवश्यक होता है। यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के डेवलपमेंट, मेंटेनेंस और उसके फंक्शन के लिए यह एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है बहुत ही क्या होता है, आवश्यक होता है। एस्ट्रोजन को प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन भी कहा जाता है। क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों इसके सोर्स कहाँ से मिलता है। देखिए, ओवरी इसका मेन मेजर सोर्स होता है, ओवरी से मिलता है। प्लेसेंटा के द्वारा भी रिलीज होता है। प्रेगनेंसी के टाइम प्लेसेंटा से कुछ मात्रा में भी एस्ट्रोजन रिलीज होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से इस थोड़े अमाउंट में एस्ट्रोजन हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन की। देखिए, इसमें क्या होता है, पहला क्या है, एस्ट्राडियोल होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्ट्रोजन होता है। एस्ट्रोन होता है कम, इसका जो पोटेंसी होती है कम होती है। और एस्ट्रियोल होता है जो कि प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिजियोलॉजिकल रोल की बात करें दोस्तों, तो ये रोल देखिए इसमें किसका किसका है। रोल इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इनका रोल होता है। जैसे यूट्रस हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गए, वजाइना का ग्रोथ हो गया, इनका डेवलपमेंट हो गया। इनमें क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ही क्या होता है, इफेक्टिव माने जाते हैं। यानी एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण यूट्रस की, फैलोपियन ट्यूब की, वजाइना की इनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। और एंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन इंक्रीज हो जाता है। जो एंडोमेट्रियम वाल होती हैं, जो आप सुने होंगे, इसमें होती है मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। क्लियर। तो जो इसकी एंडोमेट्रियम की वाल होती है, जो इनर वाल होती है, वो क्या होती है, उसकी प्रोलिफरेशन इसमें इंक्रीज होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड के टाइम पे जो यही एंडोमेट्रियम की वाल क्या होती है, झड़ करके ब्लड के रूप में क्या होती है, बाहर आती है। क्लियर। और बात करेंगे इसके रोल इन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में भी एस्ट्रोजन का रोल होता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या क्या होते हैं, जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, साथ में फीमेल बॉडी कंट्रोल, जैसे हिप वाइडिंग हो सकती है, फैट डिस्ट्रीब्यूशन इन हिप एंड थाई, फैट का डिस्ट्रीब्यूशन हिप और थाई पे हो सका। और बात करेंगे दोस्तों रोल इन बोन मेटाबॉलिज्म में एस्ट्रोजन का क्या रोल होता है। बोन रिजॉर्प्शन को इंक्रीज कर देते हैं, यानी बोन की रिजॉर्प्शन क्या होगी, इनहिबिट कर देंगी, जिससे बोन क्या होगी, रिजॉर्ब नहीं होगी। एंड बोन डेंसिटी मेंटेन करती है। बोन की जो डेंसिटी होगी, जो उस पर कैल्शियम या कैल्शियम का जो लेवल होगा वो क्या हो जाएगा, वो मेंटेन रहेगा। यानी मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन डिफिशियंसी से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। इसीलिए आप देखोगे जो ओल्ड एज होते हैं, जो बूढ़ी जो दादी उदी होती हैं, उनमें क्या होती है, उनके बोन फ्रैक्चर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें एस्ट्रोजन की डिफिशियंसी होने लगती है। क्यों? एस्ट्रोजन कौन रिलीज कर रहा था, ओवरी रिलीज कर रहे थे, एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज कर रहे थे थोड़े से अमाउंट में। तो जब पीरियड जब खत्म हो जाएगा, उस कंडीशन को बोलते हैं मेनोपॉज। जब पीरियड खत्म हो जाता है 55 से 50 साल की उम्र में, तो उसे बोलते हैं मेनोपॉज। और मेनोपॉज जब पीरियड खत्म हो जाएगा तो एस्ट्रोजन की डिफिशियंसी होगी, उसी के कारण बोन क्या हो जाएंगे, हमारे कमजोर हो जाएंगे। रोल इन कार्डियोस्कुलर सिस्टम एस्ट्रोजन का क्या रोल होता है। देखिए, हाई डेंसिटी लिपिड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज कर देता है, लो डेंसिटी लिपिड कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज कर देता है। इसलिए हार्ट प्रोटेक्टिव इफेक्ट दिखते हैं। कह रहे हैं एस्ट्रोजन के कारण हमारे जो हार्ट होते हैं क्या होते हैं, प्रोटेक्ट रहते हैं। हाई डेंसिटी लिपिड कोलेस्ट्रॉल को हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, हम सबको पता है। और लो डेंसिटी लिपिड कोलेस्ट्रॉल को हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। यानी जो हमारे आर्टरी में जो जाके जो जमा होती है, जो डिपॉजिट होती है, वो हमारी बैड कोलेस्ट्रॉल होती है, यानी लो डेंसिटी लिपिड वाली कोलेस्ट्रॉल होती है। जो हाई डेंसिटी लिपिड वाली कोलेस्ट्रॉल है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, ये हमको हार्ट जैसे समस्याओं से बचाती है। क्लियर। रोल इन स्किन एंड हेयर की बात करें तो ये देखिए, स्किन को स्मूथ बनाता है और सॉफ्ट बनाता है, हेयर ग्रो मेंटेन करता है। कौन करता है, हमारा एस्ट्रोजन। इसलिए जो आप देखेंगे, जब फीमेल जब
ओल्ड एज हो जाती है तो उनमें क्या एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, तो उनके जो बालों की जो चमक होती है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसकी स्किन क्या होती है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। क्लियर। तो क्यों, क्योंकि उसमें एस्ट्रोजन की कमी हो गई है। आगे बात करेंगे दोस्तों पैथोलॉजिकल रोल ऑफ एस्ट्रोजन, यानी एस्ट्रोजन की कमी या वृद्धि से क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। एस्ट्रोजन की अगर डिफिशियंसी हो जाएगी, अगर कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, मेनोपॉज देखने को मिलेगा, ओवेरियन फेलियर हो जाएगा। सिम्टम्स की बात करें तो इनरेगुलर अपसेंट मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा, हॉट फ्लैशेस होंगे, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, वजाइनल ड्राइनेस हो जाएंगे। क्लियर। अगर एस्ट्रोजन की एक्सेस हो जाएगी दोस्तों, अगर एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा तब क्या देखने को मिलेगा, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा, एस्ट्रोजन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर हो सकते हैं। इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेसिया हो जाएगा, इंक्रीज रिस्क ऑफ यूट्राइन कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकते हैं। हम बात करेंगे दोस्तों इसके क्लिनिकल यूजेज की, यानी जो बीमारी होती है इसमें एस्ट्रोजन का क्या रोल होता है, कैसे इनको यूज किया जाता है। देखिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के रूप में एस्ट्रोजन का रोल यूज किया जाता है, जैसे मेनोपॉजल सिम्टम्स रिलीफ के लिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा, हॉट फ्लैशेस या ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंशन में इनका इस्तेमाल किया जाएगा, कि जिससे किसी की बोन क्या हो, कमजोर न हो। क्यों, क्योंकि उसको हम क्या कर दे रहे हैं, उसको हम एस्ट्रोजन दे रहे हैं। ओरल कंट्रासेप्टिव के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ओव्यूलेशन सप्रेस करने के लिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेशन के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात करेंगे दोस्तों ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोगोनाडिज्म के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, एस्ट्रोजन डिफिशियंसी वाली कंडीशन में इनका इस्तेमाल किया जाएगा। आगे बात करेंगे डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग में इनका इस्तेमाल किया जाएगा, यानी एंडोमेट्रियम को स्टेबलाइज करने के लिए। एक्शन मतलब होता है मुहासे, और हिरोटिज्म में इनका इस्तेमाल किया जाएगा, यानी एंड्रोजन इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करें दोस्तों एस्ट्रोजन के लिए, तो यह एक स्टेरॉयडल हार्मोन होता है, फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बोन डेंसिटी मेंटेन करता है, मेनोपॉज में डिफिशियंसी कॉमन होता है, यानी मेनोपॉज के टाइम पे एस्ट्रोजन का डिफिशियंसी, एस्ट्रोजन का कम होना एक कॉमन बात है। आगे बात करेंगे दोस्तों प्रोजेस्टेरॉन भी वही एक रिलेटेड वही हार्मोन है, हमने बताया था इसको भी क्या स्टेरॉयडल हार्मोन है, जो मुख्य रूप से ओवरी, कार्पस लूटियम में प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होता है, रिलीज होता है। यह हार्मोन जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेगनेंसी की तैयारी और मेंटेनेंस के लिए एसेंशियल होता है। देखिए जो हमारा एस्ट्रोजन था वो ओवरी के क्या होता है डेवलपमेंट के लिए, यूट्रस के डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन जो प्रोजेस्टेरॉन होता है प्रेगनेंसी की तैयारी के लिए मेंटेनेंस और एसेंशियल होता है। क्यों, क्योंकि इसके कारण इसकी वृद्धि होने से प्रेगनेंसी क्या होती है, इसकी वृद्धि से प्रेगनेंसी क्या हो सकती है, किसी महिला में क्या हो धारण हो सकती है। क्यों, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जब अगर लेवल बढ़ेगा तो क्या करेगा, ओव्यूलेशन करवाएगा। क्लियर, ओव्यूलेशन करवाएगा, उसी के कारण क्या होती है, प्रेगनेंसी होती है। क्लियर। आगे बात करेंगे, देखिए प्रोजेस्टेरॉन को हार्मोन्स ऑफ प्रेगनेंसी भी कहा जाता है, यानी प्रेगनेंसी के लिए प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है रिस्पॉन्सिबल होता है। इसकी सोर्स की बात करें दोस्तों तो ओवेरियन से निकलता है, कार्पस लूटियम से, प्लेसेंटा से भी निकलेगा, और एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी स्मॉल अमाउंट में निकलता है। फिजियोलॉजिकल रोल की बात करें दोस्तों प्रोजेस्टेरॉन की, तो रोल इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओव्यूलेशन के बाद एंडोमेट्रियम की सिक्रेटरी फेज में कन्वर्ट हो जाता है। यूट्राइन लाइनिंग प्रेगनेंसी के लिए क्या करती है, तैयार करती है, यानी जो यूट्राइन की जो मसल्स होती है उसको प्रेगनेंसी के लिए क्या करती है, उसको तैयार करती है। क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों रोल इन प्रेगनेंसी में इसका रोल क्या होता है, यूट्रस की इम्प्लांटेशन फैसिलिटेट करता है, जिससे यूट्रस क्या हो, इम्प्लांट हो जाए, जो फीटस क्या हो यूट्रस में इम्प्लांट हो जाए, यानी वहाँ पे आके रुक जाए, और मायोमेडियम को रिलैक्स करती है, यूट्राइन कंस्ट्रक्शन इनहिबिट कर देती है, प्लेसेंटा ब्लड फ्लो इंक्रीज करा देती है, इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करके फीटस रिजेक्शन प्रिवेंट करती है, जिससे क्या हो, जो गर्भ जो धारण होने वाला है वो क्या हो, वो मतलब वो रुके ना, वो क्या हो, वो वहाँ पे प्रिवेंट हो जाए, यानी रुका रहे। क्लियर कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करके फीटस रिजेक्शन, यानी कह रहे हैं जो बोलते हैं ना क्या प्रेगनेंसी एडॉप्ट हो गई, एडॉप्ट मतलब वही मतलब प्रेगनेंसी मतलब धारण हो गई है। क्लियर। तो रोल इन मेमोरी ग्लैंड में इसका क्या रोल होता है, देखिए मेमोरी ग्लैंड में क्या करता है, ब्रेस्ट ग्लैंडुलर टिश्यू को डेवलपमेंट कराता है, जैसे ब्रेस्ट की जो ग्लैंडुलर टिश्यू होती है क्या होती है, डेवलपमेंट हो जाती है। मिल्क का सिक्रेशन के लिए अवलाई को तैयार कर देता है, जिससे क्या हो, मिल्क बाहर निकल सके। रोल इन सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इनका क्या रोल होता है, बॉडी टेम्परेचर को स्लाइटली इंक्रीज करा देता है, जिसे लूटियल फेज भी कहते हैं, और मूड रेगुलेशन में थोड़ा इनका रोल होता है। ओवरऑल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की बात करें दोस्तों प्रोजेस्टेरॉन के, तो प्रेगनेंसी सपोर्ट करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है, यूट्राइन लाइनिंग को मेंटेन करता है। पैथोलॉजिकल रोल की बात करें प्रोजेस्टेरॉन, तो इसकी कमी से वृद्धि से कौन कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं, तो प्रोजेस्टेरॉन की कमी से लूटियल फेज डिफेक्ट हो जाएगा, कार्पस लूटियम डिसफंक्शन हो जाएंगे, लो हार्मोन प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। इफेक्ट की बात करें तो क्या होगा, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन देखेगा, इनफर्टिलिटी देखने को मिल सकता है, मिसकैरेज इन अर्ली प्रेगनेंसी देखने को मिलेगा, कि अगर प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा अगर आपकी बॉडी में
कम हो रही है तो प्रेगनेंसी क्या हो जाएगी आपकी, पहले ही क्या हो जाएगी पहले ही आपकी प्रेगनेंसी मिसकैरेज हो जाएगी, यानी कह रहे हैं ब्लीडिंग के माध्यम से जो बच्चा जो धारण हुआ था वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों इसके प्रोजेस्टेरॉन की एक्सेस में क्या होगा, तो इसमें देखिए हार्मोनल थेरेपी दी जा सकती है और साथ में ट्यूमर प्रोडक्शन प्रोजेस्टेरॉन देखने को मिल सकता है। हार्मोनल थेरेपी और हार्मोनल थेरेपी से और ट्यूमर प्रोडक्शन प्रोजेस्टेरॉन से प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है इसकी एक्सेस हो सकती है। इसके सिम्टम्स क्या है, क्या होगा, मेंस्ट्रुअल इरेगुलेशन हो सकेगा, वेट गेन हो जाएगा, मूड चेंजेस हो जाएंगे। क्लिनिकल यूजेस की बात करें दोस्तों तो हार्मोन का प्लेसेंटा थेरेपी यानी हार्मोन प्लेसेंटा थेरेपी हो सकता है, यानी हार्मोन प्लेसेंट थेरेपी देखिए मेनोपॉज में एस्ट्रोजन के साथ दिया जाता है। एंडोमेट्रियम हाइपोप्लेसिया प्रिवेंट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा। कंट्रासेप्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओरल कंट्रासेप्टिव में एस्ट्रोजन के साथ इसको अलोन दिया जा सकता है, यानी ओव्यूलेशन इनहिबिट कर देता है और सर्वाइकल म्यूकस थिकनेस और स्पर्म में पेनिट्रेशन कम कर देता है। जैसे स्पर्म क्या होगा, ओवम के साथ क्या होगा, पेनिट्रेट नहीं हो पाएगा। लूटियल फेज में सपोर्ट भी करता है, जैसे इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में ART में इनका इस्तेमाल किया जाता है। डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग में इनका इस्तेमाल किया जाएगा एंडोमेट्रियम लाइनिंग स्टेबलाइज करने के लिए। आगे बात करेंगे दोस्तों तो ट्रीटनेट मिसकैरेज में इनका इस्तेमाल किया जाएगा, यानी अर्ली प्रेगनेंसी में सप्लीमेंट मिसकैरेज रोकने में मदद करता है, यानी प्रोजेस्टेरॉन जो क्या करेगा वो मिसकैरेज क्यों होने से रोकेगा। आगे बात करेंगे कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इसको देखिए प्रोजेस्टेरॉन को हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है, सिक्रेटरी एंडोमेट्रियम बनाए रखता है, ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर देता है और हार्ट रेट और कंट्रासेप्टिव में क्लिनिकल इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात करेंगे दोस्तों ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हमारा एक और हार्मोन है और हम सबको पता है ऑक्सीटोसिन क्या करता है। ऑक्सीटोसिन आप सबको पता ही है ये क्या कंट्रक्शन का काम कराता है। देखिए ऑक्सीटोसिन एक पेप्टाइड हार्मोन है। क्या होता है, एक पेप्टाइड हार्मोन होता है जो मुख्य रूप से पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। यह हार्मोन जो होता है यूट्राइन कंस्ट्रक्शन और मिल्क इंजेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। देखिए मिल्क को बनाने का काम करता है प्रोजेस्टेरॉन और मिल्क को बाहर निकालने का काम करता है ऑक्सीटोसिन, और यूट्रस मसल की कंस्ट्रक्शन के लिए भी ऑक्सीटोसिन इंपॉर्टेंट होता है। इसे हार्मोन्स और लेबर या मिल्क लेट डाउन भी कहा जाता है, यानी लेबर का मतलब लेबर एक पेन होता है, आप सबको होता है लेबर पेन, यानी लेबर पेन इंड्यूस करने के लिए, मिल्क को लेट डाउन करने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए इस हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण किसी फीमेल में क्या होता है, लेबर पेन होता है और साथ में मिल्क जो होते हैं बॉडी से बाहर रहते हैं। सोर्स की बात करें तो कहाँ से निकल रहा है, देखिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन स्रावित होता है, सिंथेसाइज हाइपोथैलेमस में भी बनता है और स्टोर्ड इन रिलीज बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। देखिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा स्टोर भी किया जाता है और रिलीज भी किया जाता है। आगे बात करेंगे दोस्तों फिजियोलॉजिकल रोल इन यूट्राइन कंस्ट्रक्शन में इनका रोल होता है, यानी लेबर के दौरान यूट्रस की स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, सर्वाइकल स्ट्रेच होता है और ऑक्सीटोसिन रिलीज से पॉजिटिव फीडबैक देखने को मिलता है। पॉजिटिव मतलब जितना मात्रा में ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगी, सर्वाइकल हमारी स्ट्रेच होगी। सर्वाइकल स्ट्रेच होगी तो पार्चुरेशन देखने को मिलेगा, यानी डिलीवरी देखने को मिलेगा, जिससे बच्चा क्या होगा, बाहर आएगा। रोल इन मिल्क इंजेक्शन में भी इनका रोल होता है, जैसे निप्पल स्टिमुलेट करूंगे तो ऑक्सीटोसिन क्या होता है, रिलीज होता है और मेमोरी एल्वेओलाइक डक्ट क्या होते हैं, मायो एपिथेलियम सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराती हैं और मिल्क इंजेक्शन होता है, मिल्क जो होता है बाहर आता है। बात करेंगे रोल इन मैटरनल बिहेवियर में इनका इस्तेमाल होता है, यानी बॉन्डिंग बिटवीन मदर एंड बेबी को इनहेंस कर देता है, जिससे क्या होता है बच्चे और माँ के बीच में जो बॉन्डिंग होता है क्या होता है, बढ़ जाता है। इमोशनल एंड सोशल बिहेवियर में कुछ इनका रोल होता है, किसका, ऑक्सीटोसिन का। ओवरऑल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की बात करें दोस्तों, चाइल्ड बर्थ क्या करता है, चाइल्ड बर्थ फैसिलिटेशन में इनका इस्तेमाल होगा, ब्रेस्ट फीडिंग फैसिलिटेशन में एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ड्यूरिंग लेबर के टाइम पे इसका इस्तेमाल होता है, किसका, ऑक्सीटोसिन का। आगे बात करेंगे दोस्तों पैथोलॉजिकल रोल, इसकी कमी या वृद्धि से क्या क्या दिक्कतें होंगी। देखिए डिफिशिएंसी हो जाएगी तो रेयर कंडीशन होता है इसका, पहली बार रेयर कंडीशन होती है। लेबर डिले हो जाएगा, वीक कंट्रक्शन होगा, डिफिकल्ट चाइल्ड बर्थ हो जाएगा। अगर बढ़ जाएगा तो रेयर होगा, कैन बी टू लीड यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन एंड फीटल डिस्ट्रेस ड्यूरिंग लेबर। क्लिनिकल यूज की बात करें तो ऑक्सीटोसिन का इंडक्शन ऑफ लेबर को इंड्यूस करने के लिए, यानी लेबर पेन को बढ़ाने के लिए वीक या डिलेड लेबर में IV ऑक्सीटोसिन यूट्राइन कंस्ट्रक्शन स्टिमुलेट करा देता है। जो IV ऑक्सीटोसिन दिया जाता है, अगर किसी का लेबर क्या हो रहा है, डिले हो रहा है या वीक कमजोर है, लेबर पेन अगर कमजोर है तो उसमें दिया जाता है, जिससे क्या यूट्राइन कंस्ट्रक्शन बढ़ जाते हैं और जो सर्विक्स की मसल्स होती है क्या होगी, स्ट्रेस हो जाती हैं। और क्या हो सकता है, एग्यूमेटेशन ऑफ लेबर को एग्यूमेटेट करने, लेबर ऑलरेडी
स्टार्टेड है पर स्लो है, तो कंस्ट्रक्शन इंक्रीज कराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा ऑक्सीटोसिन का। आगे बात करेंगे दोस्तों कंस्ट्रक्शन ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज में इनका इस्तेमाल किया जाए। डिलीवरी के बाद यूट्रस कंस्ट्रक्ट का हेमरेज रोकता है। और मिल्क लेट डाउन में यानी ब्रेस्ट फीडिंग में मिल्क इंजेक्शन में स्टिमुलेट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। डायग्नोस्टिक यूज के लिए भी यूज किया जाता है, यानी यूट्राइन कंस्ट्रक्शन सर्वाइकल रेडनेस मॉनिटर करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों इसके बात करें तो ऑक्सीटोसिन क्या होता है, पेप्टाइड हार्मोन है। सोर्स की बात करें तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। फंक्शन की बात करें तो लेबर कंस्ट्रक्शन मिल्क इंजेक्शन में रोल है। और क्लिनिकल यूज की बात करें लेबर इंड्यूस करेगा, पोस्टपार्टम हेमरेज को कंट्रोल करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा। आगे बात करेंगे दोस्तों अपना लास्ट है क्या, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड देख लीजिएगा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या है, एक स्टेरॉइडल हार्मोन है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड एक स्टेरॉइडल हार्मोन है जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होता है। यह हार्मोन जो होता है बॉडी में मेटाबॉलिज्म को, स्ट्रेस को और साथ में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को क्या करता है, रेगुलेट करता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड को मुख्य रूप से 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला जिसका कैटेगरी है दोस्तों ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड, अगला जो क्या है मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड नाम से क्लियर होता है मेटाबॉलिज्म और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट के लिए होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें ग्लूकोज होता है। और मिनरलो मतलब इसमें मिनरल्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं, वाटर बैलेंस को रेगुलेट करने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। सोर्स की बात करें दोस्तों तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से मिलता है। देखिए जोना ग्रुप मिलेसा से मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड या एल्डोस्ट्रान जैसे निकलते हैं। जोना फैसिलोटा से ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड जिसे कॉर्टिसोल बोलते हैं ये निकलते हैं। और जोना रेटिकुलरिस से एंड्रोजन स्मॉल अमाउंट में रिलीज होता है। आगे बात करेंगे दोस्तों फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड देखिए जो कॉर्टिकोसोल होता है इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इनका रोल होता है, यानी ग्लूकोजेनेसिस इंक्रीज करा देता है। कहने का मतलब है ग्लूकोज का बनना जो होता है वो बढ़ा देता है, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाते हैं। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी रोल होता है, प्रोटीन ब्रेकडाउन में भी इनका रोल यूज होता है। फैट मेटाबॉलिज्म में यूज होगा, यानी लिपोलाइज करा देगा, यानी फैटी एसिड के लिए, फैटी एसिड एनर्जी के लिए, यानी फैट को क्या करवा देगा, तोड़ देगा। किसमें, फैटी एसिड में प्लस ग्लिसरॉल में। एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट देखने को मिलता है इससे, यानी इन्फ्लामेशन और इन्फ्लामेशन इम्यून रिस्पांस को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, जिससे कहने का मतलब है सूजन को क्या कर देगा, कम कर देगा। स्ट्रेस रिस्पांस भी देखने को मिलता है, बॉडी स्ट्रेस स्टिमुलेशन में, एडाप्टेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। अगला जो दोस्तों इसमें क्या, मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड जिसको एल्डोस्ट्रान भी बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेगा, यानी सोडियम रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, पोटेशियम एक्सक्रीशन बढ़ा देगा। यानी सोडियम क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब होंगे, लेकिन पोटेशियम क्या होंगे, एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। वाटर बैलेंस में भी मेंटेन करता है, यानी सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, वाटर रिटेंशन, यानी सोडियम जितनी मात्रा में रीअब्जॉर्ब होगा वाटर उतनी मात्रा में उसको बैलेंस करने के लिए रोकेगा, यानी वहाँ पे रुकेगा। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में भी इनका योगदान होता है। आगे बात करेंगे दोस्तों ओवरऑल इफेक्ट ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। देखिए मेटाबॉलिज्म रेगुलेट कर रहा है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड को मेंटेन करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी स्ट्रेस रिस्पांस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करेंगे दोस्तों इसके पैथोलॉजिकल रोल की, तो डिफिशियंसी से क्या हो सकता है, एडिशंस डिजीज हो सकते हैं, जैसे क्रोनिक एड्रिनल इनसफिशियंसी के कारण होता है। ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड की डिफिशियंसी के कारण यह बीमारी देखने को मिलता है, जिसके सिम्टम्स क्या है, वीकनेस, फैटिग, हाइपोटेंशन, हाइपर पिगमेंटेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिल सकता है। एक्सेस की बात करें दोस्तों अगर ये बढ़ जाएगा तो कॉशंस सिंड्रोम देखने को मिलता है। किसके बढ़ने से होता है, कॉर्टिसोल की बढ़ने से होता है। सिम्टम्स की बात करें तो मून फेस हो जाएगा, बफेलो हम्प की चेहरा लगेगा। सेंटर ओबेसिटी यानी आपके बीच में क्या हो, पेट में क्या होगा, ओबेसिटी मोटापापन होगा, मसल्स वेस्टिंग होंगे, हाइपरग्लाइसेमिया देखने को मिलेगा और हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। आगे बात करेंगे दोस्तों अगला जो इसमें डिजीज है क्या, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में होता है, जो कि एल्डोस्ट्रॉन की एक्सेस के कारण होता है। एल्डोस्ट्रॉन जब मात्रा में बढ़ जाते हैं तब होता है, जिसमें हाइपरटेंशन, हाइपोकैलेमिया, मेटाबॉलिक एल्कोसिस देखने को मिलता है। ये आपके सिम्टम्स हो जाएंगे। बात करेंगे दोस्तों इसके क्लिनिकल यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड की, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाएगा, यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, अस्थमा में, एलर्जिक रिएक्शन में, ऑटोइम्यून डिजीज में इसको एंटी इन्फ्लेमेटरी या इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। रिप्लेसमेंट थेरेपी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। एडिशन डिजीज में, कॉन्जेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया में इनका इस्तेमाल किया जाता है। एंटी शॉक इमरजेंसी थेरेपी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। एनाफाइलेटिक शॉक में, सीवियर ट्रेमा में या सेप्टिक शॉक में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ओंकोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है, यानी सर्टन कैंसर में एंटी इन्फ्लेमेटरी या साइटोटॉक्सिक इफेक्ट के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ अदर यूजेस भी होते हैं, जैसे डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर में, एक्जिमा में, पोरोसिस में, पल्मोनरी डिजीज हो गई, सीओपीडी हो गया, अस्थमा में, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में, यानी प्रिवेंट रिजेक्शन के लिए इनको इनका इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांट में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इम्यून सिस्टम को क्या किया जाए, सप्रेस किया जाए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों इसके बात करें तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या होता है, स्टेरॉइडल हार्मोन होता है जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या
क्या होता है, कॉर्टिसोल होता है जो कि मेटाबॉलिज्म एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट वाला होता है। मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड एल्डोस्टेरोन बोलते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट वाटर बैलेंस करता है। डिफरेंशियल एडिशन डिजीज होते हैं वी एक्सेसिव कॉन्सेंट सिंड्रोम और हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म होते हैं। क्लिनिकल यूज की बात करें एंटी इन्फ्लेमेटरी, इम्यूनोसप्रेसिव और रिप्लेसमेंट थेरेपी के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों हमारा जो चैप्टर था, हमारा चैप्टर थोड़ा लॉन्ग, ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया है। आप इस चैप्टर को भी हम कंप्लीट कर चुके हैं और अच्छे से आप इस चैप्टर को पढ़िए और जहाँ आपको न समझ में आए आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। मिलते हैं हम अगले चैप्टर नंबर 11 में बहुत जल्द ही आप लोग के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।